नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों, ये आपका चैप्टर बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और इसमें आपको पूरे कलरफुल इमेजेस मिलेंगी, जो सारे एनसीईआरटी के कार्टून हैं इंपॉर्टेंट वो मिलेंगे आपको। इसमें मैप भी मिलेगा और जितने भी बॉक्सेस दिए गए रहते हैं साइड में, उनकी पूरी डाटा, उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध नामक चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन नामक चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन के बाद जो अलग अलग संगठन थे वो कैसे काम कर रहे थे, और जो यूएसएसआर विघटन हुआ तो उसके बाद जो विश्व का निर्माण हुआ उसमें ये जो संगठन थे वो कैसी भूमिका निभा रहे थे, और यह संगठन यूएसए को कैसे क्या कर रहा है, यूएसए का कैसे सामना कर रहा है, यूएसए मतलब अमेरिका का कैसे सामना कर रहा है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत की भूमिका क्या है और उसके निर्माण में भारत का योगदान क्या है। दोस्तों, इसी सबको हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ और अन्य प्रकार के संगठनों के बारे में। दोस्तों, बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें एक से अधिक देशों की क्या होती है, भागीदारी होती है। जैसे हम अपने संगठन बनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वैसे ही देश भी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्य में व्यापक होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति व सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग देश होते हैं जब उनमें विवाद होता है तो उसका विवाद का समाधान करने में वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति स्थापित करने में और सुरक्षा स्थापित करने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अलग अलग देशों के बीच सौहार्दपूर्ण क्या करते हैं, वातावरण बनाते हैं। यानी कि एक वातावरण बनाते हैं जिसमें एक देश दूसरे देश से क्या कर सके, आसानी के संपर्क स्थापित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर ध्वस्त चले। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा कोई एक मजबूत सा राज्य नहीं है जो क्या करे, अपने सदस्यों पर अपना ध्वस्त चलाए, अपना रौब चलाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है वो मतलब आपसी सहमति से चलता है। उसमें एक देश दूसरे देश का क्या करता है, सम्मान करता है, और उसमें जो देश होते हैं वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपसी सहमति के साथ क्या करते हैं, संगठन को चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और यह उनके मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है उसका क्या करते हैं, विभिन्न राज्य क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि जब विभिन्न राज्य एक होकर क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं। और यह उनके मामलों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार भी होता है। जब राज्यों में इस बात की सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। जब राज्य आपस में सहमति स्थापित करते हैं कि ऐसे कोई संगठन बनना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, तभी क्या होते हैं, ऐसे संगठन बनते हैं। इस एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद करते हैं। यानी कि जब इनका निर्माण हो जाता है तो शांतिपूर्ण तरीके से सदस्य देशों की क्या करते हैं, जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने में मदद करते हैं। ऐसे एक संगठन है जिसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का ये लोगो है। लोगो को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह। यानी कि जो आपको दिखाया गया है नीले कलर का, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बनाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ क्या है, दुनिया का नक्शा ये बनाया गया है। और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। यानी कि जो आप देख सकते हैं जैतून की पत्तियां साइड साइड में ऐसे लगी हुई हैं, ये सब क्या है, ये जैतून की पत्तियां हैं। और ये किसका संदेश देती हैं, ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती हैं। यानी कि जैतून की पत्तियां क्या करती हैं, विश्व शांति को दर्शाती हैं। यूरोप में जैतून के पेड़ ज्यादा होते भी हैं, इसलिए इसमें क्या है, जैतून की पत्तियां विश्व शांति को प्रदर्शित करती हैं। समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। देखिए, अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यानी कि जो जिसको हमने अभी जाना, संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं। जो यूएन होता है, कुछ लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ही आदर्श संगठन मानते हैं, जो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो यूएन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो विश्व शांति के लिए काम करता है, वो देशों को एक दूसरों के साथ वार्तालाप करने में क्या करता है, समर्थ बनाता है। इसलिए कुछ लोग इसे एक अनिवार्य संगठन मानते हैं कि ये क्या करेगा, शांति स्थापित करेगा समाज में और एक दूसरे देशों की सहायता करेगा। ठीक।
यह संगठन शांति और प्रगति की, मानवता की आशा का प्रतीक है। या लोग इसको क्या मानते हैं, शांति और प्रगति की क्या मानते हैं, प्रतीक मानते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में। किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक, आइए दो विशेषज्ञों के विचार पढ़ें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य से भलीभांति परिचित हैं। यानी कि दो लोगों को ऐसे कार्य के बारे में पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन में कार्य कर चुके हैं। ठीक, पहले लोग के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है डेग हैमरशोल्ड। ठीक, ये जो डे हैमरशोल्ड है, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डे हैमरशोल्ड। ये क्या थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। ठीक, यानी कि जो सेकंड जनरल सेक्रेटरी थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो क्या थे, डे हैमरशोल्ड। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कार्य थे उसके बारे में कुछ लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब देखिए, एक लोग ऐसे और हैं जिनका नाम है शशि थरूर। इनको तो आप जानते होंगे, भारतीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव रह चुके हैं। ठीक, यानी कि ये पहले यूएन में काम करते थे। अब इन्होंने क्या कहा है यूएन के बारे में, देखिए, बतैकी की चौपाल, ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभी अपनी अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं, बनस्पति लड़ाइयों के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से। ठीक, इनका मतलब कहना यह है कि आप सही लोग जो सोचते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में, मतलब शशि थरूर ये कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में कि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, दनादन भाषण होते हैं, तो इनका कहने का मतलब ये है, तो क्या आप ये सही नहीं समझते कि जो मतलब हम सब लड़ाइयों की जगह क्या करें, आपस में बहस करें। जैसा कि चर्चिल भी कहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, लड़ाइयों की जगह क्या करना चाहिए, एक ऐसे मंच पे क्या करना चाहिए, बहस स्थापित करनी चाहिए, जिससे क्या हो, हमारे आदमी क्या हो, यानी कि जंग में सेनाएं ना मारी जाए। ठीक, अब आगे जो हमने ये दो उदाहरण पढ़े, इससे ये पता चल जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। यानी कि हर बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता अंतरराष्ट्रीय संगठनों से, लेकिन क्या है, वो महत्वपूर्ण क्या है, जरूर है। और विश्व शांति और विश्व सहयोग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण जरूर है। अब ये संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है क्या करते हैं, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराने में क्या करते हैं, एक दूसरे देशों की मदद करते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराते हैं, युद्ध को क्या होता है, ये सब टालने का प्रयास करते हैं, और ये युद्ध के रोकथाम में भी सहायक होते हैं। यानी कि जब एक दूसरे देशों में क्या होता है, युद्ध होता रहता है, तो उसके रोकने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप देखे होंगे ना, जब एक दूसरे में घमासान युद्ध छिड़ जाएगा तो उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों के हस्तक्षेप से होता है, उसमें युद्ध विराम की घोषणा होती है, या वो ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालता है जिससे क्या होता है, युद्ध ठहर जाता है। और दूसरा, ये विश्व विकास के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, यानी कि विश्व के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन एक दूसरे देशों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से। उससे क्या होता है, विश्व का आर्थिक विकास होता है। प्राकृतिक आपदा महामारियों से निपटने में सब क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि जो ऐसे संगठन होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये सब क्या करते हैं, विश्व जब प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाता है या महामारियों की चपेट में आ जाता है, तो क्या करते हैं, वो विश्व को इस आपदाओं से निपटने में से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आप सब देखे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, क्या करते हैं, जो हमारे देश में अगर कोई भी समस्या खड़ी होती है प्राकृतिक या मानव निर्मित, तो उसमें क्या करते हैं, वो सब आके सहायता करते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। यानी कि एक दूसरे से देशों में क्या करते हैं, सहयोग को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसे हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उससे ये बात पता चल गई लोगों को कि अगर ऐसे ही झगड़े होते रहे तो क्या होगा, हम सब एक दिन बहुत पीछे हो जाएंगे और हम सब ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, और जिससे कोई हम देशों का फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। यानी कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। इसका जन्म कब हुआ था, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, 1919 में। यानी कि 1919 में क्या बना था, लीग ऑफ नेशन बना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं लीग ऑफ नेशन का क्या है, ये देख सकते हैं आप, लोगो हो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन का, और नीचे तो आपको बता ही दिया हूँ, ये यूनाइटेड नेशन का लोगो है। ठीक,
शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरे विश्व युद्ध को ना रोक सका। यानी कि यह जो लीग ऑफ नेशन था, इसका गठन 1919 में हुआ, लेकिन इसने कुछ शुरुआती सफलताएं तो शुरू में हासिल की, लेकिन ये क्या किया, दूसरे विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, उसे क्या किया, संगठन रोक नहीं पाया। कौन सा संगठन? लीग ऑफ नेशन। तो इससे क्या हुआ, जब इसके परिणाम स्वरूप एक नए संगठन को क्या बना हुआ, बनने की जरूरत आन पड़ी। ठीक, लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई। यानी कि जब लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, असफल हो गया, तो इसके उत्तराधिकारी के रूप में किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। यानी कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो इसे क्या किया गया, उसके समाप्ति के बाद तुरंत क्या किया गया, स्थापित किया गया। यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। यानी कि जब इसका स्थापना हुई, तो उसके जो दस्तावेज थे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का, उस पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। ठीक, स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था। यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत भी क्या था, इस संस्थापक सदस्यों में क्या था, शामिल था। आप जानते हैं कि 1945 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन तब भी हम क्या किए थे, ऐसे संगठनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो आप इसे याद मतलब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के निर्माण में भारत भी क्या था, शामिल था। देखिए, दो विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था, उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र ने की। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन था, जो चीज करने में असफल था, उसे करने की कोशिश किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका उद्देश्य यह है कि जो देश है, उनके बीच में क्या हो, झगड़े ना हो। यानी कि अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को क्या करे, रोके, और जो अंतरराष्ट्रीय देश हैं, उनके बीच क्या करे, सहयोग को क्या करे, बढ़ावा दे। सहयोग मतलब बातचीत को बढ़ावा दे। ठीक, चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास की कमी से होते हैं, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य देशों को साथ लाकर विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना है। यानी कि जब हम जानते हैं ना कि जब झगड़े होते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई आर्थिक, कोई ना कोई सामाजिक कारण होता है। ठीक, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है कि ये इस संभावनाओं को खत्म ही करना चाहता है। यानी कि जो देश हैं, उनके बीच में क्या हो जाए, अगर आर्थिक विकास हो जाए, यानी कि दो देश एक समान स्तर के हो जाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से, तो क्या होगा, उनके बीच युद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, देशों को क्या करता है, उनके विकास के लिए बहुत सारी राशियां प्रदान करता है, और उनके विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्र संघ जो है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, का उद्देश्य देशों के साथ लाकर विकास की संभावनाएं बढ़ाना है। यानी कि देश जब एक दूसरे के साथ आएंगे, तो क्या होगा, उनका विकास क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। यानी जो 2011 था, अगर उसमें हम देखें, संयुक्त राष्ट्र देश तब कितने थे, 100, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने थे, 193 थे। यानी कि 2011 में 193 देश जो थे, इसके भागीदारी देश थे, किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली का एक फोटो मैंने लगा रखा है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल थे। यानी कि जितने भी स्वतंत्र देश थे सन 2011 तक, उसमें क्या थे, शामिल थे। कितने स्वतंत्र देश थे, 193 सन 2011 में, और 193 देश क्या थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो आम सभा है, उसमें जितने भी सदस्य हैं, सबको क्या है, एक वोट हासिल है। यानी कि जितने भी सदस्य हैं, उनको एक वोट करने का क्या है, अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, यानी कि जो इसकी सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। ठीक, इनके नाम कौन कौन से हैं, इनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। उन देशों के नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश बहुत ज्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसीलिए इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। यानी कि जब हम देखते हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जो 5 देश थे, यानी कि
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सब क्या थे, दूसरे विश्व युद्ध के विजेता थे। और जब उसी के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था हम जानते हैं, यूएन की स्थापना हुई थी। तो ये सब जब विजेता थे और एक सबसे ज्यादा मतलब उसमें जो जितने भी दुनिया में देश थे उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही 5 देश थे। तो इन्हीं 5 देशों को क्या किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। यानी कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब सार्वजनिक चेहरा के रूप में दिखाई देता है उसका क्या होता है, प्रधान प्रतिनिधि होता है, जो उसका क्या होता है, महासचिव होता है। ठीक, वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। यानी कि जो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंग्लिश में बोलते हैं, कौन है, एंटोनियो गुटरेस हैं। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने उनके यहाँ पर फोटो भी लगा रखी है साइड में। ठीक, ये है एंटोनियो गुटरेस। ठीक, अब देख लीजिए ये। ठीक, अब देखिए इन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को क्या किया, संभाला। यानी कि जो एंटोनियो गुटरेस हैं क्या हुए, ये 1 जनवरी 2017 को क्या हुए थे, यूएन के महासचिव बने थे। इससे पहले 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। यानी कि पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं। ठीक, कब से कब तक, 1995 से 2000 तक। और 2005 से 2015 तक ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। यानी कि 2015 से 2005 से 2015 तक ये यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज भी रह चुके हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। यानी कि देश में विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों में उसकी क्या है, कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मैंने उन्हीं शाखाओं और एजेंसियों के क्या किए, यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लगा रखे हैं। नीचे आप देखिए जितने भी हैं, WHO, ILO, IMO, UPO, ठीक, वर्ल्ड बैंक, ठीक, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त राष्ट्र की क्या है, शाखाएं और एजेंसियां हैं। ये क्या करती हैं, एक दूसरे देशों में क्या करती हैं, सहयोग और विकास को बढ़ावा देती हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी चर्चा होती है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। यानी कि जो देश के सामाजिक और आर्थिक मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अलग अलग देशों को, उनसे निपटने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं। ठीक, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO, और संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UNDP आदि शामिल हैं। यानी कि ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एजेंसियां हैं। ठीक, जिसके आपको फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे। जैसे WHO का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है UNDP। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम इन्हीं एजेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप कृपया इन सबके स्थापना वर्षों को जरूर याद करिएगा। और इन सबके स्थापना वर्ष में इन सबके साथ कितने देश शामिल थे, आप उसको भी याद करिएगा। ठीक, चलिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो पहली महत्वपूर्ण संस्था है यानी कि एजेंसी है, उसका नाम है IMF, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका आप प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लगा रखा है। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो इसका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोगो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इसका क्या कार्य है। देखिए, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देख रेख करता है। यानी कि ये वर्ल्ड लेवल की करता है, विश्व जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी देख रेख करता है, और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। यानी कि अगर कोई इससे देश क्या करता है, वित्तीय सहायता या तकनीकी सहायता मांगता है, तो इसको क्या करता है, ऐसी सहायताओं को प्रदान करता है। ठीक, देखिए 19 फरवरी 1924 की स्थिति के अनुसार इसके कितने सदस्य देश हैं, 190 देश हैं। यानी कि इसके कितने सहभागी देश हैं या कि सदस्य देश हैं, 190। स्थिति कब की है, 19 फरवरी 2024 की स्थिति है। लेकिन हर देश की सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं होता है। यानी कि जो 190 देश हैं, इनकी राय जो होती है संयुक्त राष्ट्र संगठन में, उनका वजन बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि IMF में जो ज्यादा मतलब डेवलप नेशन है, जो ज्यादा धनवान राज्य स्टेट हैं या कंट्रीज हैं, उनका वजन क्या रहता है, उनकी बात का वजन ज्यादा रहता है। जैसे समूह 7 के सदस्य, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन और इटली और कनाडा शामिल है, के पास 41% मत है, 41.29% मत है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 7 धनवान देश हैं, जिन्हें हम एक शॉर्ट रूम में क्या जानते हैं,
समूह 7 के सदस्य देश मानते हैं, जिसमें अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, फ्रांस शामिल है, इटली शामिल है, ब्रिटेन शामिल है और कनाडा है। इनके इनके ही पास सिर्फ क्या है, जो वोट का अधिकार है उसमें से कितना हासिल है, 41.29%, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना इन सब के पास वोटों का प्रतिशत है। ठीक वहीं पर अगर हम अन्य देशों को देखेंगे, जैसे कि अन्य अग्रणी देशों में चीन, जिसके पास कितना प्रतिशत मतदान है, 6.09%, और भारत के पास 2.64%। आप भारत का जरूर याद कर लीजिएगा कि भारत का राय का वजन कितना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। ठीक, इसको आप जरूर याद करिएगा, कितना है, 2.64%। ठीक, रूस का वजन कितना है, 2.59%। ठीक, वैसे ही ब्राजील है, यहाँ पर मैंने ब्राजील कर दिया, समझ जाना है ब्राजील लिखा है, ब्राजील का 2.22% और सऊदी अरेबिया का 2.02%। अकेले अमेरिका के पास ही 16% मतदान अधिकार है, यानी कि अमेरिका के पास कितना मतदान अधिकार है, 16.92%। तो इससे आप जान सकते हैं कि क्या है, हर एक देश की जो ओजन है, इसमें राय का ओजन है वो क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि मत अधिकार जो है, मताधिकार के जो प्रतिशत हैं अलग अलग देशों के पास अलग अलग हैं। अमीर देशों के पास ज्यादा है और जो गरीब या विकासशील देश हैं उनके पास अपेक्षित रूप से कम है। ठीक, दूसरा एक महत्वपूर्ण संगठन यानी कि एजेंसी है, उसका क्या नाम है, विश्व बैंक, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, हम इसको जान लेते हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी के बीच में, कब, सन 1944 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। आप इस सबको नोट कर लीजिए कि इसकी कब स्थापना हुई थी। ठीक, इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं, यानी कि जो इस बैंक का मतलब कार्य क्षेत्र है वो किससे संबंधित है, विकासशील देशों से, यानी कि जो देश अभी क्या कर रहे हैं, अपने विकास की अवस्था में है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेवलपिंग नेशन, यानी कि इनका कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है, विकासशील देशों से संबंधित है। ठीक, यह बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए काम करता है, यानी कि इसका कार्य क्या है कि मानवीय विकास हो, कृषि में विकास हो, ग्रामीण विकास हो और देशों में सुशासन की स्थापना हो, इसका यही कार्य है, किसका, वर्ल्ड बैंक का। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड बैंक, और हिंदी में विश्व बैंक बोलते हैं। अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो इसके सदस्य देश है उसको क्या करता है, आसानी से ऋण देता है, अनुदान देता है, मतलब ये कम लोन, जब लोन लेते हैं देश इससे तो उसको क्या करता है, बहुत कम ब्याज दर पे लोन देता है। और जो गरीब देश होते हैं ना, जब इसको लोन देता है ना, तो उनको अनुदान वापस करने की जरूरत भी नहीं रहती, यानी कि जो गरीब देश हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि बुरुंडी उरुंडी हो गए और या चेक हो गया, इन सबको क्या होता है, जब ये मतलब अनुदान देता है तो उससे दोबारा उससे वापस पैसे नहीं लेता है, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो वापस दे सके। ठीक, अब दूसरा व्यापार संगठन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WTO। WTO क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO। इसका मतलब है विश्व व्यापार संगठन। देखिए, यह संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है क्या करता है, विश्व में व्यापार कैसा होगा, यानी कि एक दूसरे के बीच में व्यापार कैसा होगा और उनके नियम क्या होंगे, उसको क्या करता है, ये तय करता है। कौन, WTO, जिसको विश्व व्यापार संगठन हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक, यह इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी, यानी कि जो संगठन है WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। दोस्तों, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, यानी कि जो यह संगठन है किसका उत्तराधिकारी है, यानी कि इससे पहले भी एक संगठन था जो विश्व व्यापार के नियमों की देखभाल करता था, लेकिन वो असफल हो गया, तो उसके रूप में किसका जन्म हुआ, WTO का जन्म हुआ। तो उस संगठन का नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का उत्तराधिकारी कौन है, WTO है। WTO का आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, मैंने यहाँ साइड में उसका लोगो लगा दिया है। लोगो मतलब आप जानते हैं हिंदी में जिसको हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसके सदस्य देखो उसकी संख्या 164 है, यानी कि जो इसके सदस्य देश हैं जुलाई सन 2016 की स्थिति के अनुसार कितने हैं, 164 देश हैं, यानी कि इसमें टोटल 164 देश क्या हैं, शामिल हैं। हालांकि फैसले सभी की सहमति से होते हैं, फिर भी बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान अपने हित में नियम बनवाने में सफल रहे हैं, यानी कि जो इसमें फैसले होते हैं सबकी सहमति से होते हैं, लेकिन जिसमें बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान, इन सबका क्या है, दबदबा है, वो सब क्या करते हैं, अपने हित में क्या करते हैं, इससे फैसले करवा लेते हैं। ठीक,
विकासशील देशों का मानना है कि संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी ताकतें उन्हें पीछे ढकेलती हैं। यानी जो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन है, उनका ये मानना है कि जो संगठन है इसकी जो कार्यविधि है, यानी कि जो इसके कार्य करने का तरीका है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो बड़ी ताकतें होती हैं वो क्या करती हैं, विकासशील देशों को पीछे ढकेल देती हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी व्यापार नीतियां तैयार करती हैं जिससे क्या होता है, विकासशील देशों के व्यापार में क्या होती है, हानि होती है और वो क्या होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। एक इसका मानना है, सब विकासशील देशों का मानना है। और इसी के साथ एक लास्ट महत्वपूर्ण संगठन है जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। यानी कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का काम ये है कि ये जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है उनका उपयोग क्या किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मानव विकास में किया जाए, ना कि मानवता का हनन करने के लिए किया जाए। ठीक, यानी कि जो जितने भी लोगों के पास परमाणु ऊर्जा है उसका हम यूज किस में करें, लाइट वाइट बनाने में करें, ज़्यादा इस चीज़ों में ना इस्तेमाल करें, जैसे कि बम सम बनाने में, परमाणु बम बनाने में। ठीक, इसीलिए क्या किया गया, इस संगठन का गठन किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAEA। ठीक, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई, यानी कि 1957 में क्या हुआ, इस संगठन को स्थापित किया गया। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्य में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, यह संगठन क्या करता है, जो परमाणु ऊर्जा है, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है उसको क्या करता है, उसका शांतिपूर्ण उपयोग, यानी कि किसमें हम उसका इस्तेमाल करें, जैसे लाइट बनाने में हो गया या किसी और चीज़ों में, उसका हम प्रयोग सैन्य उद्देश्यों में ना करें, इसी के लिए क्या किया गया है, ये बनाया गया है, क्या, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक, संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व के परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं। यानी कि जो विश्व के परमाणविक, यानी कि जो जैसे जैसे सेंटर है जहाँ पर हम सब क्या करते हैं, परमाणुओं का यूज करके वस्तुओं को बनाते हैं या उनका यूज करके हम बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों का, उसके क्या करते हैं, इनके अधिकारी IAEA के क्या करते हैं, नियमित रूप से निगरानी करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो सके, ताकि जो वहाँ पर बम वम ना बनाया जा सके और ऐसे प्रयोग हो जिससे क्या हो, मानवता के लिए सिर्फ उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैंने लोगो साइड में लगा रखा है, आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लोगो है। ठीक, देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी प्रकृति क्या है, ये स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि एक इंटरनेशनल संगठन है लेकिन एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, यानी कि पूरे विश्व में मानवाधिकार की क्या हो, रक्षा हो, मानवाधिकार का किसी भी देश में हनन न किया जाए, उसके लिए क्या करता है, ये अभियान चलाता है। ठीक, और ये क्या करता है, यह संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है, यानी कि हर एक देश में मानवाधिकार की स्थिति कैसी है उससे जुड़ी ये क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसको प्रकाशित करता है। ठीक, और इसी से मिलता जुलता एक संगठन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक, जिसको ह्यूमन राइट्स वॉच अंग्रेजी में भी बोलते हैं। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह भी क्या है, यह भी मानवाधिकार की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, यानी कि यह भी मानवाधिकार की वकालत करता है और क्या करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या करता है, अनुसंधान करता है, और यह भी एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक, और यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, यानी कि जो ह्यूमन राइट वॉच है क्या है, अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, मानवाधिकार संगठन है। ठीक, अब देखिए, यह मीडिया का ध्यान मानवाधिकार उल्लंघन पर खींचता है और बारूदी सुरंगों, बाल सैनिकों व दंड न्यायालय जैसे मुद्दों पर अभियान चलाने में मदद करता है, यानी कि मीडिया का ध्यान दिलाता है कि आप क्या करिए, जहाँ जहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर आप अपनी नज़र क्या करिए, रखिए, यानी कि मीडिया का ध्यान लगाएगा कि आप मानवाधिकार के जितने भी देशों में हनन हो रहा है उन पर आप अपना ध्यान खींचिए। और यह क्या करता है, जो बाल सैनिक है, यानी कि जो बाल सैनिक, यानी कि जो आप देखे होंगे ना, मिलिट्री में जो बच्चों को भर्ती किया जाता है उसके विरोध में भी क्या करता है, अभियान चलाता है, यानी कि बाल सैनिकों को मिलिट्री में ना भर्ती किया जाए उसके विरोध में क्या करता है, ये अभियान चलाता है। कौन, ह्यूमन राइट वॉच। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल में और ह्यूमन राइट वॉच में। कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, ह्यूमन राइट वॉच कोई रिपोर्ट नहीं तैयार करता है। बस ये क्या करता है, ये जो मीडिया है उसका ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की तरफ
खींचता है। ठीक, इस दोस्तों आपको मिलते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें हम आगे इस पार्ट के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर हम इस वीडियो को पढ़ाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा चैप्टर, और इसको पढ़ाने में आसानी भी नहीं होगी। इसीलिए आपको मिलते हैं हम अगले पार्ट में, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप अर्थशास्त्र या इतिहास या समाजशास्त्र से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर सभी विषयों की हिंदी में प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पर आप जाकर अच्छे से उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ भी क्या करिए, शेयर करिए। आपको वीडियो पार्ट सेकंड का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हम मिलते हैं पार्ट सेकंड के साथ, तब तक के लिए पढ़ लो।